नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम पूर्वालोकन सीरीज अपनी कंप्लीट कर रहे थे। पूर्वालोकन सीरीज में सामान्य विज्ञान कंप्लीट किया जा रहा था। आज ये इसका 15वां वीडियो है। इसमें हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कवक जनित रोग के बारे में। हाँ, ये हम आपको बता देना चाहते हैं, ये कवक जनित रोग को इसलिए प्रारंभ किया गया है, या तो जीव विज्ञान चैप्टर को हमने पहले इसलिए लिया है क्योंकि पेपर में इस सेक्शन से यानी कि जीव विज्ञान के सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तथा दिन देखेंगे, इसके बाद आपको मिलेगा फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, यानी कि जीव विज्ञान के बाद कोई क्वेश्चन आता है तो फिजिक्स से संबंधित आता है और उसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री से संबंधित आता है। चलिए आज प्रारंभ कर रहे हैं अपना कवक। स्लो क्यों चल रहा है? चलिए, कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फंगस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ छत्रक या मशरूम है। यानी कवक शब्द की उत्पत्ति कौन शब्द से, किस भाषा से हुई है? हुई है लैटिन भाषा से हुई है, जिसका मतलब होता है छत्रक या मशरूम। रहित, संवाहन उत्तक रहित हेलोफाइट समूह के जीव हैं। इसमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। ये परजीवी अथवा मृतकोपजीवी होते हैं तथा इसमें जनन बीजाणु द्वारा होता है। तो इसमें जनन कैसे होता है? इसमें जनन होता है बीजाणुओं द्वारा होता है। इनका मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। इनकी अनेक जातियां मानव के लिए लाभदायक व हानिकारक है। कहने मतलब है, जो मशरूम या फंगस है, इसकी कई जो प्रजातियां ऐसी हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक है और कई प्रजातियां ऐसी हैं जो हानिकारक भी हैं। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीले पदार्थ प्राकृतिक रूप से कैंसर कारक होते हैं। ये यकृत के कैंसर उत्पन्न करते हैं। कैसा कैंसर उत्पन्न करते हैं? एफ्लाटॉक्सिन कैसा करते हैं? ये यकृत का कैंसर उत्पन्न करते हैं। यह पदार्थ प्रायः एस्परजिलस फ्लेविस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, पेलिसीलियम आइसोलैंडियक आदि कवकों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो भोजन को विषाक्त करते हैं। मानव में स्परजिलोसिस नामक रोग, स्परजिलस की कुछ प्रजातियों अर्थात स्परजिलिस फ्लेवस, स्परजिलिस फ्यूमिगेटस तथा स्परजिलस नाइजर द्वारा होता है। अब देखेंगे आगे एग्रोटेप्स नामक रोग संदूषित अनाज के भोजन से होता है। अनाज को संदूषित करने वाले कार्य क्लेविसेस परपुरिया नामक विशेष कवक करता है। एथलीट फुट नामक बीमारी टाइकोफाइटोन व टीनिया पेडियस नामक कवक द्वारा होता है। यह त्वचा के मुलायम हिस्से को संक्रमित करता है, खास तौर पर उंगलियों के मध्य में देखिए ना, कभी कभी बीमारी हो जाती है उंगलियों में या एड़ी में, कहते हैं बीमारी हो जाती है जिसमें से वो चमड़े फूल जाते हैं, उसे एथलीट फुट कहते हैं। टीनिया इसे एथलीट फुट कहते हैं। यह त्वचा के मुलायम हिस्से को संक्रमित करता है, खास तौर पर उंगलियों के मध्य में। इन रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। उसके बाद है त्वचा का प्रदाह, गंजापन कैंडिडाइस जियोट्राइकोसिस नामक कवक द्वारा होता है। त्वचा का प्रदाह यानी किससे होता है? गंजापन वो होता है
कैंडिडाइसिस, जियोट्राइसोओसिस आदि रोग के द्वारा उत्पन्न होता है। लाइकोपर्डोन लाइकोपर्डोन इत्यादि भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रोटीन के मुख्य साधक हैं। किंतु गलतीवश यदि अमानिटा नामक कवक एग्रोरिकस छत्रक के बदले खा लिया जाए तो खाने वाले की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह जहरीला होता है। प्रश्न देख लेते हैं। अगस्टस उपभोग से होता है, क्या होता है? संदूषित अनाज से होता है। एथलीट फुट बीमारी ये कैसी है? ये फफूंद यानी फंगस की बीमारी है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण त्वचा का जो रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन रोग कवक जनित होता है? तो गंजापन, हाँ, और हाथ का जो होता है वो हाथ में फफूंद आ जाना, ये सब कवक के कारण होता है। अब मानव में एफ्लांटिस खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? वह यकृत प्रभावित होता है, क्योंकि यह कैंसर के लिए होता है। अन्य परजीवी रोग देख लेते हैं। विषाणु, जीवाणु तथा कवक के अलावा मुख्यतः प्रोटोजोआ, प्लैटिहेल्मिन्थ, लिंथिस व निमोटोडा समूह परजीवी भी विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक जीव है। मलेरिया सबसे घातक परजीवी रोग में से एक है। तो मलेरिया किसके कारण होता है? वो परजीवी के कारण होता है, जो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतुओं के कारण होता है। इस रोग का वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर होती है, जो कि द्वितीय पोषक ध्यातव्य है। ध्यातव्य है कि प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है। उसके बाद प्राय प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां यथा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरी तथा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस मनुष्य को संक्रमित करती है। हालांकि भारत में मलेरिया के 60 से 65% मामले के लिए पी वाईवैक्स, जबकि 30 से 65% बीमारी के लिए पी फैल्सीफेरस परजीवी उत्तरदायित्व है। पी फैल्सीपेरस से मैलिग्नेंट बीमारी मलेरिया होती है। सर रोलांड्स रोस ने पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय परजीवी प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा, मतलब इस परजीवी को पहुंचाने का काम कौन करती है? मादा एनाफिलिस मच्छर करती है। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यातव्य है कि प्लाज्मोडियम लाल रुधिराओं आरबीसी तथा यकृत कोशिकाओं का अंतःपरजीवी जंतु है। तो क्या होता है? ये आरबीसी का अंतःपरजीवी जंतु होता है। मलेरिया रोग का सर्वाधिक प्रभाव आरबीसी तथा प्लीहा पर पड़ता है। अब है मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। दलदली क्षेत्रों का वातावरण मच्छरों के जनन एवं वंश वृद्धि में सहायक होता है। यानी जहाँ पास पानी कीचड़ होता है, इकट्ठा रहता है, वह क्षेत्र कैसा होता है? वह मच्छरों के वृद्धि या वंश वृद्धि के लिए सहायक होता है। अतः ऐसे स्थान पर यह रोग अधिक होता है। मच्छरों के संहार व उनसे बचाव हेतु घर में डीडीटी अथवा पायरीथ्रम, नेफ्थ्रम, कपूर आदि का प्रयोग किया जाता है।
यानी कि जहाँ मच्छर ज़्यादा हो वहाँ आप क्या करिए, वहाँ आप कपूर हो जाए, डीडीटी का छिड़काव कर दीजिए, ये सब कर दीजिए। जलाशय में मच्छरों की लार्वा को रखने वाली मछलियाँ जैसे गैम्बूसिया आदि तथा बतख छोड़ने चाहिए। प्राचीन काल में मलेरिया के उपचार के लिए सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन नामक औषधि का प्रयोग होता था। हालांकि इससे मिलती-जुलती कुछ कृत्रिम औषधियाँ या एंटीबायोटिक मेलुब्रियम, रेसोचिन, कामाक्विन, क्लोरोक्विन आदि औषधियाँ आजकल प्रचलित हैं। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इस रोग से बचाव हेतु कुनैन, डायराप्रिम आदि रोग निषेध औषधियों का नियमित उपयोग करते रहना चाहिए। प्रालेथ्रिन एक प्रकार का पायरेथ्राइड कीटनाशक है जो सामान्यतः मच्छर विसर्जक के रूप में प्रयोग होता है। पायरेथ्राइड स्तनधारियों की तुलना में कीटों के लिए 2250 गुना अधिक विषाक्त होता है। ध्यातव्य है कि प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि विश्व में पहला मलेरिया वैक्सीन अप्रैल 2019 में अफ्रीका देश मलावी में लॉन्च किया गया। WHO के अनुसार यह वैक्सीन बच्चों को मलेरिया से बचने के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कालाजार अर्थात लीशमैनियासिस रोग लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इससे त्वचा का आंतरिक अंग को संश्लेषित कलाएं रोगग्रस्त हो जाती हैं। इस रोग का वाहक बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई होता है। कालाजार के लिए कौन होता है इसका रोग? एक मक्खी होती है जिसका नाम क्या है? इसका नाम देखेंगे बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई है। निद्रा रोग, इसके बारे में प्रश्न आ चुका है प्रीलिम्स में। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोस नामक एक कोशिकीय परजीवी प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है तथा इसका वाहक सीसी मक्खी है। ट्रिपोनोसोमा रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रवों के बाह्य कोशिका तथा हृदय पेशी जन उत्पाद इत्यादि को अंतर कोशिका परजीवी है। निद्रा रोग के रोगियों को दिन में नींद से बोझिलपन महसूस होता है तथा उद्दंडता रहता है, यानी उबासी आती रहती है। अब सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देश में मलेरिया, तीव्र प्रवाहित तथा सिस्टोसोमा रुग्णता नामक संचारी रोग महामारी के रूप में फैले हैं, जो कि अत्यंत ही घातक होते हैं। सिस्टोसोमा रुग्णता सिस्टोसोमा नामक पर्णकृमि के कारक होते हैं, जो मानव तथा अन्य स्तनियों की रुधिर वाहिनियों का परजीवी है। फैसिओला भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि के जिगर में बड़ी-बड़ी पत्ती नालिकाओं में पाए जाने वाला चपटा यकृत कृत्रिम है। इसके कारण फैसिओलायासिस रोग हो जाता है। वर्ष 2003 में लिएंडर पेस को सिरदर्द की शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आशंका व्यक्त की गई, परंतु जांच के उपरांत उसमें न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस अर्थात मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली यह बीमारी
टीनिया सोलियस नामक फीता क्रीम के कारण होता है। मानव में इसका संक्रमण प्रायः सुअर का मांस खाने से या फीता कृमि के अंडों से संक्रमित जल के प्रयोग से होता है। ध्यातव्य है कि फैसिओला सिस्टोसोमा या टीनियस प्लेंटी हेल्मिन्थिज संघ के अंतर्गत आता है। संघ निमेटोडा की लगभग 50 जातियां मानव शरीर में परजीवी के रूप में होती हैं तथा उसे हानि पहुंचाती हैं। फाइलेरिया को शिलीपद, हाथी पांव या फील पांव भी कहते हैं, जो शरीर में वुचरेसिया ब्रेकफाइट नामक गोल क्रीम के संक्रमण द्वारा होता है। यह क्रीम मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंचकर उसके संक्रमण करती है। इसे फैलाना अर्थात वाहक का कार्य मादा फ्लूलेक्स मच्छर करती है, जिसमें प्रेषक के मृत्यु को प्रायः नहीं होती है, किंतु हाथ, पांव, जननांग तथा अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। बच्चों में प्रायः एस्केरिस के संक्रमण से एस्केरिसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे बच्चों का पोषण ठीक से नहीं होता तथा उनके शारीरिक व मानसिक विकास का बुरा प्रभाव पड़ता है। रोगी की आंत में कृमि को निकालने हेतु चिनोपोडियम का तेल मिनबेंडाजोल या एल्बेंडाजोल, एल्कोपार आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एस्केरिस का प्रथम तरुण डिम्फ रेडिफेर्मिक लार्वा कहलाता है तथा इसके द्वितीय जुवेनाइल अवस्था को एम्ब्रियोनिक अंड कहते हैं, जो मनुष्य के लिए संक्रमित होता है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? वह प्लीहा या तिल्ली है। अब प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? वो है मच्छर। निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? वह आप देखेंगे मच्छर है। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? वह है मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। वह थे सर रोनाल्ड रॉस थे। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो वह होता है मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। एक जीव के संपूर्ण जीन्स यानी सभी जीन्सों की संपूर्णता का अनुक्रम 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था यीस्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है। तो यह प्रोटोजोआ रोग नहीं है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पीतिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो ये तीसरा वाला यानी कि बी ऑप्शन सही है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। तो यह सही नहीं है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो वह मलेरिया होता है। भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायित्व है? तो पी वाइवेक्स उत्तरदायित्व है। दुर्गम यानी कि मेलीगेमेंट
मलेरिया होता है वह होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस के द्वारा होता है। गोल क्रीम यानी कि निमेडोस से होने वाला रोग कौन है? वो का है फाइलेरिया है। अब आगे देखेंगे, ऊंचियों को मिलान करना है, नीचे सीधा आंसर देखते हैं। मलेरिया कैसे होता है? वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पोलियो कैसे होता है? विषाणु द्वारा होता है। तपेदिक कैसे होता है? वह जीवाणुओं द्वारा होता है। और दांत कैसे होता है? वो कवक द्वारा होता है। अभी दूसरा क्वेश्चन था, इसको हम माइंड कराएंगे ऐसे। एड्स है विषाणु द्वारा होता है। गंजापन कवक के कारण होता है। मलेरिया देखेंगे प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और प्लेग जो देखेंगे वो कैसे होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। ये आंसर नीचे दिया हुआ है, मिला लेते हैं। डी वाला ऑप्शन, मलेरिया का प्रोटोजोआ चौथा सही है। ये वाला ऑप्शन सही है। अब हाँ, निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होती है? तो ये होता है निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपोनोसोस नामक एक कोश की जीव से होती है। सीसी मच्छर द्वारा होती है। या यूपी पीसीएस की 2022 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन शायद। निम्नलिखित में से कौन सा रोग, ये देखिए ये आया हुआ है, किस में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो वह देखेंगे निद्रा रोग जो मच्छर वाहित नहीं है। ये जो निद्रा रोग होता है वो मक्खी के कारण होता है। असुरक्षित पेयजल असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकसित देश में प्रचलित 3 संचारक बीमारी कौन कौन सी हैं? तो वो मलेरिया है, तीव्र प्रवाहित और सिस्टोसोमा रुग्णता है। अब प्रश्न है, 2003 में जब लिंडेयर पेस की मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। वह था एक ही सिस्ट था। अब वंशागति रोग के बारे में देख लेते हैं। कुछ रोग प्रदूषित वातावरण, परिस्थिति, रहन सहन, खान पान व परजीवों के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ रोग व्यक्ति को अपने माता पिता से जन्म से मिलते हैं, जिसे अनुवांशिकी रोग कहते हैं। ये रोग ये रोग वंशागति होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ध्यातव्य है कि ये रोग दोषपूर्ण जीन के कारण होते हैं। अनुवांशिकी के नियम अन्य जंतुओं की भांति मनुष्य पर भी यथावत लागू होते हैं तथा अनुवांशिकी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। रंजकहीनता रंजकहीनता एल्कोप्टोन्यूरियस, फेलिक कीटोन्यूरियस, आरस्तत्व आदि ही वंशागति मनुष्य में ही होने वाले महत्वपूर्ण जीनी व्युत्क्रम हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि मनुष्य में गुणसूत्र संख्या की त्रुटि को प्रदर्शित करता है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कैसे हैं? मनुष्य गुणसूत्र में कमियों के कारण त्रुटिपूर्ण कारण प्रदर्शित होते हैं। फेनिल कीटोन में या फेनिल कीटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशागति रोग है, जिससे प्रभावित व्यक्ति के शरीर में फेलियन एलिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल के बदलने वाले एंजाइम फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्लोरिकेज की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिल एलिनिन की वृद्धि हो जाती है। कुछ अन्य प्रक्रियाओं द्वारा फेनिल एलिनिन फेनिल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, जो मूत्र में निकल जाता है। मुख्यतः तंत्रिका ऊतक में फेनिलएलिन के जमाव से बच्चे में अल्प बुद्धि या मानसिक जड़ता हो जाता है। मनुष्य में लैंगिक लक्षणों के जीन्स मुख्यतः लिंग गुणसूत्र में होते हैं, किंतु लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ दैहिक लक्षण के जीन्स भी लिंग गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं, जैसे लिंग सहलंग
गुण वह कहा जाता है तथा इसकी वंशगति में लिंग सहलंग वंशागति कहते हैं। अधीर रक्तस्राव या हीमोफीलिया एक वंशानुगति लिंग सहलिंग रोग है। हीमोफीलिया कैसे है? ये अनुवांशिकी रोग है। इसमें रोगों में चोट पर काफी समय घंटे में 24 घंटे तक रुधिर के कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है और रुधिर बराबर लगातार बहता रहता है, जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। यह रोग प्रायः पुरुषों में पाया जाता है, जबकि स्त्री इस रोग की वाहक होती है। हीमोफीलिया मनुष्य में एक अप्रबल एक्स सहलंग वंशागति रोग है। ध्यातव्य है कि पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग भी कहते हैं। हाँ, इसका प्रारंभ हीमोफ्लो हीमोफो हीमोफीलिया में रक्तस्राव रोग भी कहते हैं। इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से हुआ माना जाता है। इसी कारण इसे शाही रोग यानी रॉयल डिजीज भी कहते हैं। अब है एल्का एल्कापोडोनिरिस। एल्कापोडोनिरिस एक वंशागति रोग है जिसमें हीमोजेनेसिस अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता तथा रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। मनुष्य में इसका उत्सर्जन होने लगता है तथा जोड़ों में इसके जमाव से गठिया रोग हो जाता है। पेशी दुष्पोषण यानी एक्स गुणसूत्र में संलग्न एक वंशानुगत रोग है जो कि इस एक्स गुणसूत्र में मौजूदा अप्रभावी जीन के निस्पंदन से उत्पन्न होता है। ध्यातव्य है कि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। वर्णांधता को लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह एक अप्रबल एक्स सालंग वंशागति रोग है। यह रोग प्रायः पुरुषों में पाया जाता है तथा स्त्रियों की भूमिका रोग की जीनित वाहक के रूप में होती है। पुरुषों को इस रोग के जीन पिता से कभी नहीं मिल सकते क्योंकि पिता का केवल एक्स गुणसूत्र सदैव पुत्रियों में जाता है। हालांकि पुत्रियों में ये जीन दूसरी पीढ़ी के अर्थात नातियों में जाता है। यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उसके पुत्र में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री वाहक का कार्य करेगी। अगली पीढ़ी में वह वाहक पुत्री यदि सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्र को वर्णांधता का संभावना 50%, जबकि पुत्री को वाहक की संभावना 50% होगी। यदि वाहक पुत्रियां किसी वर्णांध पुरुष से विवाह करती हैं तो उसके पुत्र को वर्णांधता होने की संभावना 50% तथा पुत्रियां या तो वर्धांत या वाहक होंगी। अब है थैलेसीमिया रोग। इसके बारे में देखते हैं। जीन व्युत्क्रम का एक समूह है जिसमें रोगी के शरीर में ही हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग 2 प्रकार का होता है, यथा अल्फा थैलेसीमिया तथा बीटा थैलेसीमिया। इसमें रोगों के शरीर में अत्यधिक एकरकता उत्पन्न हो जाने से अतिरिक्त रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रक्त रोग है। डाउन सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम व क्लाइनेट पेंडर सिंड्रोम एक
एक आनुवंशिकी विकार है जो कि मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या में कर, परिवर्तन का कारण होते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 47 होते हैं। 3 समजात गुणसूत्र के ऐसे समूह को ट्रांसोमिक कहते हैं। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति का सिर गोला, गर्दन मोटी, मुख खुला व आंखें तिरछी होती हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़वत्व भी कहते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये डाउन सिंड्रोम में कैसा होता है, डाउन सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम या क्लाइनफेल्ट सिंड्रोम, ये आनुवंशिकी विकार है। इसमें 21 गोड़ी गुणसूत्र के बजाय जिसमें जो 47 हो जाते हैं। इसमें बस यही कहना चाह रहा है। ये जो वर्णधारता महिला वाला पुरुष वाला समानता वो लक्षण है। अब इसमें टर्न सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र में केवल एक्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, अर्थात ये मोनोसोमिक 44+X होते हैं। इससे प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती हैं। ये स्त्रियों को प्रभावित करता है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो स्त्रियों को प्रभावित करता है। उसके बाद देखेंगे क्लाइनफेल्टर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है, अर्थात ये लिंग गुणसूत्र के लिए ट्राइसोमिक होते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। अब उसके बाद देखेंगे एलिब्स को रंजक ग्रहीता भी कहते हैं, या शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होने वाले आनुवंशिक विकार है। मेलेनिन पिगमेंट मेलेगिन के उत्पाद में शामिल एंजाइम टायरोसिनेज के अप्रभाव या दोष के कारण त्वचा, बाल एवं आंखों के रंग का अभाव हो जाता है। ध्यातव्य है कि मेलेनिन हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करने में मदद करता है। उसके बाद देखेंगे बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है। इसे इसे एस सी आई डी यानी सर्वर कॉम्बैक्ट इम्यूनो डिफिशियंसी के नाम से जाना जाता है। इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु की प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता है। इसके कारण रोगी संक्रमण रोग के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जर्म रहित प्लास्टिस की बुलबुले यानी कि इक्वेबेटर जैसी व्यवस्था का उपचार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि SCID को लिम्फोसाइटोसिस या गलेंजमर सीरीकर सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो आप रतौंधी देखेंगे, ये आनुवंशिक रोग नहीं है। फेनिल कीटोन में उपचार उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इसे भूल से निर्देश करते हैं एंजाइम के वंशगत अभाव का। एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, वह मस्तिष्क जड़ता से प्रभावित है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोगग्रस्त शिशुओं के उपचार जन्म रहित प्लास्टिक्स के बुलबुले में किया जाता है।
हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वाहक स्त्री करती है जो प्रकट पुरुषों में होता है। अधिरक्त स्राव है क्या है? एक आनुवंशिक विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग सहलंग है? वह आपको मिलेगा रॉयल हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न होता है रक्त का स्कंदन न होने। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? वह है हीमोफीलिया। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है? वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्रों में विद्यमान अप्रभावी जीनों के निष्पीड़ित से उत्पन्न होता है? वह होता है पेशी दुष्पोषण होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायित्व है किसके लिए? वो है डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायित्व है। एक ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वह डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब ये रोग्स दिए हुए हैं और उनके किस कारण मतलब कहाँ होता है इससे संबंधित है। हीमोफीलिया वो आनुवंशिक ही रोग है। डायबिटीज एक हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण होता है। रिकेट्स जो है हीन तंजता रोग है। और एक वर्म एक कवकी रोग संक्रमण है। अब इसमें बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो वर्णांधता, हीमोफीलिया और दंत कोशिका अरक्तता वो आनुवंशिक रोग है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए जो है वर्धानता ये सुमेलित नहीं है। एक वर्धांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्धानता के लक्षण उत्पन्न होंगे इसमें होंगे वो पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। डी वाला ऑप्शन सही है। आनुवांशिकी विकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णधात है पर उसका पति वर्णधात नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन में से सही होने की सर्वाधिक संभावना है? ये है पुत्र वर्णधात होगा किंतु पुत्री वर्णधात नहीं होगी क्योंकि वह वाहक के रूप में कार्य करेगी। एक वर्णधात पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसमें माता पिता की दृष्टि से सामान्य थी। उनके बच्चों को निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णधात होने की संभावना है? 0% है। क्योंकि जब माता पिता में से पिता है तो माता से उत्पन्न संतान को में अगर लड़का होगा तो उसमें होने की संभावना नहीं। लड़की जो होगी वो अगली पीढ़ी के लिए वाहक का कार्य करेगी। अब है थैलेसीमिया के रोग से में शरीर निम्न में से संश्लेषित की क्षमता नहीं रखता है। वह रहता है हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रहता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है क्या? रक्त प्रभावित होता है। अब है थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। किसको? खून को प्रभावित करती है। अब है हीनतजा जन असंक्रमण व अन्य रोग के बारे में इसको देख लेते इसमें देख लेते एक बार कितने प्रश्न हैं। अगर ये लंबा मुझे चैप्टर लग रहा है, ये चैप्टर काफी लंबा मुझे लग रहा है। इसमें इसको हमें लगता है नेक्स्ट वीडियो में ही देखना पड़ेगा क्योंकि
प्रश्न के साथ साथ इसका हाँ, इसमें प्रश्न भी ज़्यादा है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज समाप्त करते हैं बस, क्योंकि इसमें जो नोट्स है वो भी काफ़ी लंबे हैं और जो इसका वो है प्रश्न उत्तर वो करीबन 160 प्रश्न का है। तो इसलिए हम यहाँ इसको समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि इंतजाजन्य असंक्रमण व अन्य रोग को पढ़ेंगे। धन्यवाद।